हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक को 2023 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक की। इंडियन इकोनॉमिक, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कहते हैं। जब हम किसी देश को उसकी समस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं किसे? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ कहलाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स में या व्यष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है श्रेय जॉन मेनार्ड कीन्स को। जॉन मेनार्ड कीन्स को ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। किसी एक की विशेषता नहीं है, दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? ये प्रेरित थी जॉन मेनार्ड कीन्स के। जॉन मेनार्ड कीन्स किस मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना के विचारों से प्रेरित थी? नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधियां न होना। बंद इकोनॉमिक से आशय है आयात निर्यात गतिविधियां बंद होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की। तो इसमें इसके 3 क्षेत्र हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां, कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन एवं उत्खनन, ये सभी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। टर्सरी सेक्टर इसके अंतर्गत आते हैं ये सेवा क्षेत्र, जो भी सर्विस एरिया हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सुविधाएं, ये सभी तृतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों को संबंध को दर्शाती है? ये दर्शाती है किसको? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ये पंचम क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये प्रदान किया गया था वर्ष 1969 में, वर्ष 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु उन्हें यह दिया गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल, अभिजीत बनर्जी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है, किसमें? ये डेवलप्ड इकोनॉमी में या विकसित अर्थव्यवस्था में। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया है किसने? एडम स्मिथ ने।
गांधीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीयन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? ये न्यास या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। सोशियोलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कहलाते हैं कार्ल मार्क्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये हर्विंगर ऑफ लिबरलाइजेशन कहा जाता है किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं जो 2022 के अनुसार हैं। विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं। सबसे पहली अर्थव्यवस्था है अमेरिका की जो पहले नंबर पर है, इसकी जीडीपी है 25.4। चीन की है सेकंड नंबर पर, इसकी जीडीपी है 18.32। जापान की है थर्ड नंबर पे, इसकी जीडीपी है 4.30 और जर्मनी की है फोर्थ नंबर पे, इसकी जीडीपी है जो 4.03। और भारत की जो है अर्थव्यवस्था है 2022 के अनुसार ये 5वें नंबर पर है जिसकी जीडीपी है 3.47। 6 नंबर पर है यूके की, इसकी जीडीपी है कितनी? 3.20। फ्रांस की है 2.78। कनाडा की है 2.20 और इटली की 2.00 है। कोरिया की जीडीपी है 1.73 जो कि सबसे लास्ट और 10वें नंबर पर है। इसके स्रोत कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2022 जो है के अनुसार ये अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था वह कहलाती है जिसमें जो है विश्व के किसी अन्य देशों के साथ उसका कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक की। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? जो ये क्वांटिटेटिव चेंज होता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है आर्थिक समृद्धि को। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी उसकी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? माना जाता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की? वर्ष 2006 से 7 के बीच में 9.6%। नेक्स्ट है भारत में बचत, सेविंग्स और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? तो ये क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ अवधारणाएं हैं। आर्थिक समृद्धि जो है तो ये वस्तुनिष्ठ है और आर्थिक विकास ये व्यक्तिनिष्ठ है। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। इसमें जो है ये सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या हैं? इसके मुख्य संकेतक है मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही है? ये रही है वर्ष 2006 से 7 से 9.6%। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट रही है ये सबसे कम किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट बात करेंगे किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही है? 7.8% रही है। तो ये रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ये कहलाती है आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था मॉरिस डी मॉरिस ने वर्ष 1976 में। मॉरिस डी मॉरिस ने 1976 में। नेक्स्ट है वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बेसिक नीड्स अप्रोच का प्रतिपादन किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया जीआर कैशेल ने। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार परचेजिंग पावर
जो है पैरिटी पीपीपी के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जो है ये क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? ये माना जाता है मानवीय पूंजी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? ये जानकारी प्रदान करता है आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक। ये भारतीय मानव विकास जो है ये प्रदान करता है। नेक्स्ट है किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक एसडीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? मुख्य घटक है, पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शैक्षिक स्तर एवं तीसरा है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ये मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण 3 मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा जो है 85 ईयर्स तथा सबसे कम जो है मिनिमम तो ये 20 वर्ष ली गई है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश का प्रथम स्थान रहा? ये किसका रहा? स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट है सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? सतत विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास होना। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर मानव विकास सूचकांक 2021-22 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का विश्व में 132वां स्थान रहा था 2021-22 में। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी? नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करेंगे किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। नेशनल आय जो होती है तो घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होती है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा गया है? ये कहा गया है किसे? साइमन कुजनेट्स को। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति की अध्यक्ष कौन है? नेशनल इनकम कमेटी की अध्यक्ष है कौन? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात एवं जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। नेक्स्ट है भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान देता है? तो बचत में सर्वाधिक योगदान देता है कौन? घरेलू क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत की घरेलू वस्तुओं में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? सर्वाधिक हिस्सा है किसका? भौतिक परिसंपत्तियों का। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? ये सबसे कम है बिहार में। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1867 से लेकर 68 में किया गया था। इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये बताई थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये सर्वाधिक है कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय आय समंको नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है किसके? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस एक नई संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो यह निर्णय लिया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को स्थापित करने का। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण कार्यालय को विलय करके एक नई संस्था बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट है MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? ये कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई से क्या तात्पर्य है? वाई से तात्पर्य है यहाँ पर C+I+G प्लस x माइनस एम। यहाँ पर ये GDP सकल घरेलू उत्पाद जो है ये उपभोग C प्लस सकल निवेश I
और सरकारी व्यय जी प्लस निर्यात यक्स और आयात यम कहलाता है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर विश्व का छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो ये है भारत की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट है भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? प्राप्त होता है किससे? सर्विस सेक्टर से। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितने % योगदान अपना देती है? ये देती है लगभग कितना? 46% योगदान अपना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या है? ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन कहलाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? श्री रंगराजन समिति की अनुशंसा पर। जीडीपी आंकड़ों के आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया? ये कर दिया गया वर्ष 2011 और 12। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया? वीके राव द्वारा वर्ष 1931 से 32 में। नेक्स्ट है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस मनाया जाता है 29 जून को और इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी? अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों या प्रोग्राम्स एवं पॉलिसीज का भी निर्धारण करता है। इसे कहते हैं क्या? आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? ये तैयार की थी सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में। वर्ष 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है श्रीमन नारायण अग्रवाल को। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है भारत का प्रधानमंत्री जो कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। यही होता है राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 को नियोजित विकास मॉडल को भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? यह आधारित थी हैरा-डोमर योजना पर। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? तो प्रथम योजना के दौरान। प्रथम योजना के दौरान अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है डेवलपमेंट करना प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता थी। नेक्स्ट है देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? इस योजना का वास्तुकार माना जाता है किसे? पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट है भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि प्रभावी था? किस अवधि में प्रभावी था? तो ये प्रभावी था 1978 से लेकर 1980 तक में। नेक्स्ट बात करेंगे किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है अनवरत योजना। अनवरत योजना का प्रतिपादन किया था किसने? अनवरत योजना का प्रतिपादन किया था किसने? ये गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को दिया जाता है। किसी अनवरत योजना को।
भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डी और गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इकोनॉमिक प्लानिंग के युग की इकोनॉमिक जो प्लानिंग थी, आर्थिक नियोजन के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? ये डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था किसमें? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच को। भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट बात करेंगे, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ये योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये आधारित थी आगत निर्गत मॉडल पर। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1975 में, 1975 में। नेक्स्ट बात करेंगे, नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय जो है ये स्ट्रेटेजी रणनीति का एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा या एक्शन एजेंडा को लागू करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? इसमें रणनीति अपनाई गई थी संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। भारतीय संविधान है तो इसमें आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की। तो पहली योजना लागू हुई थी, प्रथम योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। इसके मुख्य उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण करना। दूसरी योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रही, जिसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योगों का विकास करना। और तीसरी रही थी जो कि ये रही थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, जो खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और असमानता में कमी इसका मुख्य उद्देश्य था। ये एक यहाँ पर 1 वर्षीय योजनाएं थी, जो कि 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक रही थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी तो ये 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, सामाजिक समानता स्थापित करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का, और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। इसमें वार्षिक योजना जो ये 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक रही थी। उसके बाद ये छठी पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक। मुख्य उद्देश्य निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना और आधारिक संरचना का विकास करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी कब से? 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। मुख्य उद्देश्य थे रोजगार के नए अवसर सृजित करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। 2 एक वर्षीय योजनाएं थी 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। इसका मुख्य उद्देश्य शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना तथा आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। 9वीं योजना लागू हुई थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2000 तक।
2002 तक इसके मुख्य उद्देश्य थे कृषि एवं ग्रामीण विकास करना, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि करना और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना इसके मुख्य उद्देश्य थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक रही थी। इसके मुख्य उद्देश्य थे उपयोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक रही थी। इसके मुख्य उद्देश्य थे बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना और पर्यावरण का संरक्षण करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक रही थी। इसके मुख्य उद्देश्य थे तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि। ये पंचवर्षीय योजनाओं के जो मुख्य उद्देश्य हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? तो ये लाया गया था कितनी बार? ये 3 बार लाया गया था। 3 बार योजना अवकाश लाया गया था। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई? 9वीं पंचवर्षीय योजना से महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? इस सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तीव्रतर एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? ये विषय वस्तु थी इसकी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1982 में नाबार्ड तथा एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये इकोनॉमी की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।